Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back with our lecture number 7 of basic concepts from organic chemistry. ये हमारे पास है CH3 और इसको हम देखें तो कार्बन टू कार्बन इस तरह 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन टू कार्बन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड हैं एक जगह पे, लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बॉन्ड कहलाएगा लोकलाइज्ड बॉन्ड, यानी ये एक जगह पे फिक्स्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 ही न्यूक्लियाई, यानी ये एक न्यूक्लियस कार्बन का, दूसरा न्यूक्लियस कार्बन का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिर्फ इन्हीं के दरमियान एग्जिस्ट करती है, वो कहीं पे और मूव नहीं करती। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस तरह होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आप चेक करो, वहाँ पे तो पाई बॉन्ड था ही नहीं, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ये वाला भी जो पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी फिक्स्ड हैं, वो भी अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान वो फिक्स्ड हैं, इससे वो आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये भी लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर से जो है वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके लिए पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एलाइल रेडिकल लिखा है। पहले तो हमें CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं तो ये बन जाता है एलाइल, दैट इज़ कॉल्ड एलाइल। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 मौजूद हैं इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान, बेसिकली ये इस तरह से है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। ओके, अब अगर इसकी हम होमोलिटिक क्लीवेज करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे चला जाए, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एलाइल रेडिकल। तो हमें पहले एलाइल, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे आ जाएगा यहाँ पे, तो इस रेडिकल का नाम हमने रखा है एलाइल रेडिकल, चूँकि बिल्कुल एलाइल ग्रुप की तरह है। मतलब मैं आपको फ़र्क समझा देता हूँ। देखो, अगर ये सिंपली इस तरह होता CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो हम इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे चूँकि डॉट है तो इसका मतलब ये अब रेडिकल है, तो इसको बोलते हैं एलाइल रेडिकल। ये आपको समझ आनी चाहिए। अब ये आपके पास डीलोकलाइजेशन शो करेगा, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इससे सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ डीलोकलाइजेशन वाली। आपके पास है CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH आएगा, तो इसको बोलते हैं हम 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है, ये भी आगे चल के एक आएगी एग्जाम्पल। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसका दूसरा जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ होगा। ये डबल बॉन्ड, यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये इस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, और ये कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड होगा या मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल भी हो सकता है, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, जैसे बेंजीन में होता है। तो इस प्रोसेस का नाम कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन ज़रूर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहलाएगी डीलोकलाइजेशन। तो अब आपको क्लियरली पता होना चाहिए लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड में एक बात। दूसरी बात, फिर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब जहाँ पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, उस मॉलिक्यूल को हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रेजोनेंस की ज़रूरत होती है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी मोर देन 1 प्रोबेबल स्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं एलाइल रेडिकल पे। ठीक है, एलाइल रेडिकल में अब आप देखें, इस कार्बन का इस कार्बन से डबल बॉन्ड है, यानी मैं हाइड्रोजन को इस साइड पे लिख लेता हूँ, ये इस तरह। तो आप चेक करो, कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, चलें जल्दी से बताएं। बिल्कुल, कार्बन और कार्बन में अगर डबल बॉन्ड पाया जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये दूसरा कार्बन भी
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम आगे अगले कार्बन पे आते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे अगर CH3 होता तो सिंगल बॉन्ड है तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कोई भी कार्बन हो जब उस पर रेडिकल हो, जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेडिकल की फॉर्म में होते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, अगर वो पेयर्ड नहीं रहते तो वो अनपेयर्ड होते हैं, तो उसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो ये रेडिकल, अगर कार्बन एटम रेडिकल फॉर्म में आए, पॉजिटिव फॉर्म में आए यानी कैटायन की फॉर्म में, या नेगेटिव की फॉर्म में, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ऐसे कार्बन्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। इस तरह के कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, तो फिर इसकी भी कौन सी होगी, sp2। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। बाकी आप चेक कर लो, मैं इसको ओपनली मज़ीद लिख देता हूँ। देखें ये बेसिकली इस तरह से है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये ओपन करके इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक sp2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स है। फिर उनकी ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बना, लेकिन ये कहीं से भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है, यहाँ से कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन इसमें डीलोकलाइजेशन अवेलेबल है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन अवेलेबल है, वो कैसे, ये आपके पास अनपेयर्ड वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, यानी ये sp2 ऑर्बिटल, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा है, ठीक है, या वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, तो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, तो वी हैव 3 p ऑर्बिटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ सकती है और ये यहाँ से मूव करके इधर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग हो सकती है। तो यही वजह है हम इसको एक सिंगल जो है वो स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डीलोकलाइजेशन मौजूद है। क्लियर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा वो जो कि बना भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा है, लेकिन यहाँ पे जो sp2 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी p ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल है। तो 1 2 3 हमारे पास जो है वो p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 और ये 3। तो चूंकि हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ये एक्सेस पे इनको शो करने के लिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जी एक्सेस वगैरह, तो 3 p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जो आपस में ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को 2 न्यूक्लियाई से ज़्यादा में करवा सकते हैं। अगर ये 2 के दरमियान ही रिस्ट्रिक्ट होते तो हमें फिर इस फिनोमेनन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें भी p ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसमें भी, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसकी डीलोकलाइजेशन की बात करें। तो अब ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये साइड वे ओवरलैप करेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है, तो ये जब साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे तो इससे बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो MOT से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। उसके अकॉर्डिंग जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उससे लोअर एनर्जी बॉन्डिंग और हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस मॉलिक्यूल को एलायर रेडिकल को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ MOT, और MOT के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 3 p ऑर्बिटल्स लिखे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल इस तरह बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये 3 p ऑर्बिटल्स कहाँ से आए, 1 2 3, तो आप यहाँ से देख लें, इसका एक p ऑर्बिटल इस कार्बन का, इसका एक p ऑर्बिटल और इसका एक p ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में मौजूद होंगे, जिनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा जो बॉन्डिंग होगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्ड जो है वो बनेगा, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें आप चेक करो सिर्फ ये नोडल प्लेन है, इसमें कोई भी नोड मौजूद नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, और यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। हियर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस p ऑर्बिटल में है, एक इसमें है और एक इसमें, तो टोटल भी है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे 3 टोटल हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, और ये जो हायर एनर्जी है यहाँ पे अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसमें नोडल प्लेन के साथ साथ 2 नोड्स हैं, तो ये हाईली अनस्टेबल है और हाई एनर्जी पे। अच्छा, इसके बाद ठीक है, ये नोडल प्लेन है,
और इनके दरमियान यहाँ पे एक नोड है, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो आप चेक करो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ना, जो इन पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने, ये ना बॉन्डिंग है ना एंटी बॉन्डिंग है, इनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। क्या है ये? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होना या ना होना बॉन्डिंग में तस्वर नहीं होगा। और वो नॉन बॉन्डिंग कौन से वाला है? ये वाला कार्बन। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एक, ये नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा, जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग। तो MOT भी इसको कैसे एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहाँ पे तो 0 रहे क्योंकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा था, तो ये वाले यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो यही इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है। अब याद रखिएगा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना जो लोअर एनर्जी पे है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर रहा है। इसके जो करेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा रहा है, ये बॉन्ड की ब्रेकेज करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एनर्जी में इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होता है। एटॉमिक, आप चेक भी कर लो, मैंने इनको बिल्कुल इनकी एनर्जी के बराबर बनाया। देखो जितनी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स तीनों की है उतनी ही नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की है, लेकिन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो लोअर एनर्जी पे हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। तो ये थी हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ एलाइल रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ एलाइल रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करें इसी में एक चीज़ और आप ऐड कर लें, अगर ये एलाइल कैटायन होता, ये रेडिकल ना होता बल्कि यहाँ पे क्या होता, एलाइल कैटायन होता, तो फिर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये भी ज़रा देख लें आप। देखो यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा, ये 0 कंसीडर होगा, ठीक है। पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब टोटल कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 आ जाएंगे, बाकी सारी इसकी ज्योमेट्री कैसी है, एलाइल रेडिकल की जैसी है। तो ये एलाइल कैटायन है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो एलाइल रेडिकल है। दोनों में फ़र्क क्या है, एलाइल रेडिकल में यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एलाइल कैटायन में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। और MOT कैसे एक्सप्लेन करती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से नॉन बॉन्डिंग यानी एंटी बॉन्डिंग, सॉरी नॉन बॉन्डिंग नहीं। और अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो रही हो लेकिन उस इंटरफेरेंस में एनर्जी का कोई चेंज ना आ रहा हो तो हम उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।